गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लघु उत्तरीय प्रश्न देख चुके हैं। आज हम यहाँ पर 8 चैप्टर के कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बिना समय गंवाए हम देखते हैं पहला प्रश्न। हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, भारतीय राष्ट्रीय जागृति में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों की क्या भूमिका रही है। यानी भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में धार्मिक और सामाजिक सुधार जितने भी हुए उनकी भूमिका का पता हमें लगाना है। तो आइए देखते हैं हम। राष्ट्रीय जागृति में जो हमारे देश में राष्ट्रीय जागृति आई उसमें धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों की भूमिका क्या रही, यह हमें जानना है। तो धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों ने राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सुधार आंदोलनों के प्रणेता राजनीतिक जागृति के पथ प्रदर्शक बने। यानी जो लोग समाज में सुधार कर रहे थे, धर्म के विषय अब तक जिनके थे, वे राजनीतिक जागरूकता लाने के लिए प्रयासरत हुए और इस आंदोलन ने भारतीयों के हृदय में भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न की। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रणेता कौन कौन थे? तो राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, श्रीमती एनी बेसेंट आदि ऐसे लोग थे जिन्होंने भारतीयों में स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज्य आदि भावनाओं को जागृत किया। 19वीं शताब्दी के आंदोलन में मूल रूप से सामाजिक और धार्मिक थे। यानी 19वीं शताब्दी में जितने भी हमारे यहाँ पर आंदोलन हुए वे एक तो सामाजिक थे और दूसरे धार्मिक थे। आई बात समझ में? कौन कौन से थे? सामाजिक और धार्मिक। उनमें राष्ट्रीयता की भावनाओं का समावेश भी था। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की ओर लौट चलो ये नारा दिया भारतीय लोगों को। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसके अतिरिक्त अनेक आंदोलन, संप्रदाय और व्यक्ति हुए जिन्होंने समाज में चेतना जगाई। मुसलमानों ने भी इसमें कार्य किए। मुसलमानों में अलीगढ़ और देवबंद आंदोलन, सिखों में सिंह सभा और गुरुद्वारा सुधार आंदोलन। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारतीय समाज और चिंतन को बदल दिया। इस प्रकार से रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट और भी राजा राम मोहन राय जैसे धर्म सुधारक और समाज सुधारक हुए जिन्होंने आंदोलन चलाए और देश के लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत की। इस प्रकार भारत में सुधार आंदोलनों ने राष्ट्रवाद के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान दिया। उनके प्रभाव से लोगों में एकता उत्पन्न हुई और उन्होंने धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाना शुरू कर दिया। फलस्वरूप लोग जातिवाद तथा संकुचित दृष्टिकोण छोड़ने लगे। यानी पहले हमारा जो देश है उसमें जातिवाद इतना तेज गति से बढ़ गया था कि जाति के अलावा कुछ दिखता नहीं था लोगों को। जातियों में बढ़ गया था पूरा समाज, धर्म में बढ़ गया था पूरा समाज। फिर क्या हुआ कि जातिवाद और संकुचित जो मानसिकता थी वे छोड़ने लगे लोग, और इन आंदोलनों ने लोगों में एकता की भावना का संचार किया, सहयोग एवं भाईचारे को बढ़ावा दिया। सुधार आंदोलनों ने सामाजिक बुराइयों को भी राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया, न कि संप्रदाय के आधार पर। अतः लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत होना बहुत ही स्वाभाविक थी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय भावना जागृत करने में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन कारणों से की गई, क्यों की गई और उसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो सबसे पहले तो हम कारण जान लेते हैं किन कारणों से उसकी स्थापना हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के प्रमुख कारण यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्थापना की किसने। तो एक अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. हुम द्वारा सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। जो हुम था वह सेवानिवृत्त एक सरकारी अधिकारी था। जब वह सरकारी सेवा में था उस समय देश के विभिन्न भागों में गुप्तचर विभाग की एक गोपनीय रिपोर्ट देखने को मिली थी। उस रिपोर्ट से उसे ये विश्वास हो गया था कि देश में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध गहरा असंतोष और घृणा
फैली हुई है, यानी कभी भी यहाँ के लोग हिंसात्मक मार्ग अपना सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं सरकार के प्रति। अगर इससे निपटना है, इस हिंसा से दूर रहना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस विद्रोह को संवैधानिक दिशा देने की आवश्यकता है। अगर संवैधानिक दिशा यानी कानून में रहकर लोग अपने आंदोलन करें, इस प्रकार की दिशा देना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो देश में क्रांति हो सकती है। इसके लिए एक राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए और अपनी यह योजना उन्होंने उस समय जो लॉर्ड था, लॉर्ड डफरिन के सामने ये बात रखी और लॉर्ड डफरिन ने उसे स्वीकृति प्रदान कर दी। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने अपनी सुरक्षा कवच के रूप में कांग्रेस की स्थापना की और प्रथम जो सम्मेलन हुआ उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें ये प्रश्न आता है कभी कभी कि प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने लिया है इसमें भाग, तो 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। इसके बाद में इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया। ये भी प्रश्न बनता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके, ये किसने प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता की, तो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा अध्यक्षता की गई। अब हम जान लेते हैं इसके उद्देश्य, स्थापना क्यों की गई, उसके क्या क्या उद्देश्य थे। तो इतिहासकारों का कथन है कि ह्यूम और उसके साथियों ने अंग्रेजी सरकार के इशारे पर ब्रिटिश साम्राज्य के सुरक्षा कवच के रूप में कांग्रेस की स्थापना की। ह्यूम यह नहीं चाहते थे कि सरकार के असंतोष से नाराज जनता हिंसा का मार्ग अपनाए, अतः वे जनता को हिंसा के मार्ग की अपेक्षा वैधानिक मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। संवैधानिक मार्ग से आशय है प्रार्थना पत्रों, प्रतिनिधियों, मंडलों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को प्रभावित करके अपनी मांगें पूर्ण करवाना। यानी क्या चाहता था ह्यूम कि जनता हिंसा का मार्ग नहीं अपनाए, बल्कि प्रार्थना पत्र भेजकर, अपने प्रतिनिधियों को भेजकर, मंडल बनाकर और ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी मांगें रखे। इस तरह के मार्ग यहाँ की जनता अपनाए, ना कि क्रांतियाँ करे या हिंसा का मार्ग अपनाए। इसलिए उन्होंने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कांग्रेस की स्थापना करवाई। अब कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस की स्थापना में ह्यूम का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि ब्रिटिश सरकार के साथ खुला संघर्ष नहीं कर सकते थे भारतीय लोग। ब्रिटिश संरक्षण में कांग्रेस की स्थापना के विचारों को लाभदायक मानते थे और ह्यूम के विचारों से वो सहमत हो गए, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां नहीं थी हमारे देश के लोगों की कि खुद लड़ सके। इसलिए वे एक संगठन बनाना चाहते थे। उस संगठन में पूरे भारत के लोगों को जोड़ करके उस संगठन को मजबूत बनाया जाए, और जब संगठन मजबूत हो जाएगा तो पूरी मजबूती से अपनी बात अंग्रेजी हुकूमत के सामने रखे। व्यावहारिकता इसी में समझी कि वे एक मंच तैयार करने में ह्यूम को सहयोग प्रदान करे जहां देश की समस्याओं पर विचार विमर्श हो सके। शुरू में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो कांग्रेस अंग्रेजी हुकूमत को हमारे देश से हटाना नहीं चाहती थी, बल्कि देश की जनता के हित में कार्य करवाना चाहती थी। आज़ादी उनका लक्ष्य नहीं था। कांग्रेस की स्थापना के लिए उस समय की राष्ट्रव्यापी हलचलें, देशभक्ति की भावना, विभिन्न वर्गों में व्याप्त बेचैनी, ब्रिटेन की उदारवादी पार्टी से भारतीयों को निराशा एवं विभिन्न राजनीतिक संगठनों द्वारा एक केंद्र व्यापी संगठन की आवश्यकता महत्वपूर्ण कारण थे। इसलिए कुछ विद्वान इसे राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति भी मानते हैं। यानी राष्ट्रव्यापी हलचलें पूरे देश में चल रही थी, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे लोग, वो बहुत सारे वर्ग परेशान थे, किसान परेशान थे, मजदूर परेशान थे, व्यापारी परेशान थे, और फिर ब्रिटेन में जो उदारवादी पार्टी थी उससे भी निराशा हाथ लगी यहाँ के लोगों को कि वो हमारे लिए कुछ करने वाली नहीं है। हमें खुद को एक संगठन ऐसा बनाना पड़ेगा जो मजबूती से अंग्रेज़ों के सामने हमारी बात रखे, पूरे विश्व के सामने बात रखे और हमारी जो मांगे हैं वह पूरी हो। इसलिए केंद्र व्यापी संगठन की आवश्यकता महसूस हुई। यही कारण है कि कांग्रेस की स्थापना की गई। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह है उदारवादी दल और उग्रवादी दल में अंतर। ठीक है, नरम दल या गरम दल के बीच में क्या अंतर है यह हमें बताना है। ठीक है, तो आइए जानते हैं हम नरम दल और गरम दल में क्या अंतर थे। तो पहला
अंतर जानते हैं हम। उदारवादी अंग्रेजी शासन के अधीन रहकर आर्थिक सुधारों के पक्ष में थे। जो उदारवादी लोग थे वे क्या चाहते थे कि अंग्रेज़ों का शासन बना रहे लेकिन आर्थिक सुधार हो देश में। जबकि जो उग्र राष्ट्रवादी दल वाले थे वे समझते थे कि देश का आर्थिक विकास कब होगा, जब हमारा देश स्वतंत्र होगा, अंग्रेजी साम्राज्य का यहाँ पर अंत हो जाएगा, तब आर्थिक विकास होगा हमारे देश का। ये पहला अंतर था उनमें। दूसरा, उदारवादी दल शांतिमय तथा संवैधानिक रास्ता अपना कर उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहते थे, यानी शांतिपूर्ण ढंग से अपना उद्देश्य पूरा किया जाए, इसके पक्षधर थे उदारवादी। जबकि जो उग्र राष्ट्रवादी लोग थे वे क्रांतिकारी तथा शक्ति के प्रयोग से अपना उद्देश्य प्राप्त करने के पक्ष में थे। वे चाहते थे कि क्रांति करें, अपनी शक्ति इनको दिखाएं और अपना उद्देश्य प्राप्त करें। ठीक है। जबकि उदारवादी शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक रास्ता अपनाकर अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते थे। तीसरा है, उदारवादी दल के प्रति सरकार का रुख उदार था। अब जब सरकार जो थी वह भी उदारवादी दल के प्रति अपना रुख नरम रखती थी, जबकि उग्र राष्ट्रवादी दल के प्रति सरकार का रुख कठोर और शत्रुतापूर्ण, शत्रु समझती थी सरकार उग्र राष्ट्रवादियों को। नरम दल के नेता में कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इनको जेल में भी कभी बंद नहीं किया सरकार ने। जबकि गरम दल के प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, जिनको अनेक बार जेलों में भेजा गया। ठीक है। अगला है अंतर इनमें, उदारवादी दल वाले अंग्रेजी शासन से कोई विशेष घृणा नहीं रखते थे। जो उदारवादी दल के लोग थे वे अंग्रेजी शासन से घृणा नहीं रखते थे, जबकि उग्र राष्ट्रवादी दल ब्रिटिश साम्राज्य का अंत करके स्वतंत्रता प्राप्ति को अपना लक्ष्य समझते थे, घृणा करते थे अंग्रेजों से और इनके शासन को समाप्त करना चाहते थे। स्वतंत्रता जल्दी से जल्दी प्राप्त करना ही अपना लक्ष्य ये समझते थे। अगला है, उदारवादी दल के नेता राजनीतिक उन्नति के स्थान पर भारतीयों के सामाजिक, आर्थिक और विकास के अधिक समर्थक थे। यानी उदारवादी दल के लोग क्या चाहते थे कि राजनीति में भले हम राजा नहीं बने, सरकार हमारी नहीं हो, लेकिन भारत के लोगों का सामाजिक विकास होना चाहिए और आर्थिक विकास होना चाहिए। इसके पक्षधर थे उदारवादी लोग। जबकि जो लोग उग्र राष्ट्रवादी थे, जो उग्र राष्ट्रवादी लोग थे वे स्वतंत्रता के पक्ष में थे। गरम दल वालों का कहना था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे और राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना भारतीयों की आर्थिक दशा कभी भी नहीं सुधारी जा सकती। ठीक है। अगला है, जो उदारवादी है वे पश्चिमी सभ्यता की सराहना करने वाले थे कि पश्चिम में कितनी अच्छी सभ्यता है, लेकिन जो उग्र राष्ट्रवादी थे वे भारतीय सभ्यता पर गर्व करते थे। ये प्रमुख अंतर थे। इसमें एक क्वेश्चन और रह गया है जो अगले वीडियो में आपको मैं डाल दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और अगला वीडियो में डालूंगा टिप्पणियों का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लाल बाल पाल, इनके ऊपर टिप्पणियाँ हैं।